दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़ों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से हमें सबको सिखाई है और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मदद की ज़रूरत हो तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के बाद में जो सुकून मिलता है, जैसे एक तरीके से शांति मिलती है, उसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। और मदद करने से ऐसा भी होता है कि तुम्हारे जो जीवन है उस जीवन में कुछ पुण्य लिख दिए जाते हैं, कुछ ऐसे नेक काम लिख दिए जाते हैं जिसका जो फल है ये तुम्हें मरने के बाद मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति एक महिला की मदद कर देता है और मदद करने के बाद में उसकी जो ज़िंदगी है वो इस तरीके से मुश्किलों में चलने लगती है, इस तरीके से दूभर हो जाती है कि कैसे कैसे ये व्यक्ति मरने तक की कोशिश करता है। और उसके बाद में इस व्यक्ति का जो पूरा केस था ये ज़िले के एक बड़े अधिकारी के पास में पहुंचता है और जो कोई भी सुनता है वो सुन के इसलिए हैरान होता है कि एक व्यक्ति कैसे किसी की मदद करने के बहाने उसके साथ में सेक्स कर सकता है, उसके साथ में संबंध बना सकता है। यकीनन ये कहानी आप लोग सुनेंगे तो इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग बहुत कुछ सोचेंगे और ये पूरी कहानी मैं आप लोग को परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, कल के दिन जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं आप लोग, ये कमेंट्स भी वीडियो के अंत में पढ़ूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत में देखिएगा पूरा पूरा। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर कमेंट्स मत पढ़ा कीजिए, जो हमारा नेट है वो भी ख़राब होता है और हमारा जो टाइम है वो भी ख़राब होता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है गाइस, मैं कमेंट्स जो है वो लास्ट में पढ़ता हूँ और कहानी हमारी पहले पूरी हो जाती है। तो जो लोग कमेंट्स सुनने के इच्छुक रहते हैं वो वीडियो में वहाँ से बने रहें, अदरवाइज़ जो लोग कहानी सुन लेते हैं वो लोग वहाँ से वीडियो को छोड़ दिया करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो क्राइम की घटना है, ये घटना है हरियाणा प्रदेश से। और दोस्तों, इसी हरियाणा प्रदेश का एक शहर लगता है कैथल, और 6 दिसंबर साल 2023 यानी इसी साल का ये वाक़या है। और आज की जो कहानी है, इस कहानी में जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, जिनकी उम्र लगभग 62 साल है और इन्हीं का एक बेटा है जिस बेटे का नाम है दीप। अच्छा, 6 दिसंबर साल 2023 को ये जो बेटा दीप था ये किसी काम से अपने घर से बाहर जाता है। यानी इस समय घर में जो अकेला रह चुका था वो कोई और नहीं बल्कि दीप का ही पिता था जिसकी उम्र 62 साल थी। अब दीप घर से बाहर चला जाता है और घर से बाहर जाने के बाद में वो अपना कुछ कामकाज था जिस कामकाज को वो निपटाता है। दोपहर 2 बजे के आसपास वो फ्री होता है। उसके बाद सोचता है कि चलो अब घर चलते हैं। और उसके बाद में दीप जैसे ही अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद में जब घर के अंदर देखता है पिताजी पिताजी आवाज़ लगाता है, पिताजी कहीं मौजूद नहीं होते। उसके बाद में अपने पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता क्या है, जो गेट है ये अंदर से बंद है। अब उसके बाद में खिड़की से झांकने की कोशिश करता है कि पिताजी अभी सोए हैं तो गेट क्यों बंद कर लिया। अब उसके बाद में जैसे ही ये खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता क्या है कि इसके जो पिता हैं वो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं, कुर्सी पर खड़े हो चुके हैं, ऊपर पंखे में उन्होंने फंदा डाल लिया है। अब जैसे ही इस तरीके से देखता है तो इसके तो होश उड़ जाते हैं, इसको तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करे। उसके बाद में दरवाज़ा पिटपिटाता है, खोलने की कोशिश करता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन जो पिता था उसने पूरी तरीके से ठान लिया था कि उसे अपनी ज़िंदगी की जो लीला है इसे समाप्त करना है। अब उसके बाद में बेटा घबराया हुआ दौड़ा दौड़ा दूर जाता है और भाग कर दरवाजे पे कई सारी टक्करें मारता है, जिसकी वजह से वो जो दरवाज़ा था वो टूट जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा टूटता है दौड़कर अपने पिताजी के पास पहुंचता है। जो पिता अपनी कुर्सी को बस धकेलने ही वाला था, इतने में जो बेटा था ये अपने पिता के पैरों को एक तरीके से अपनी बाहों में जकड़ लेता है, उनको ऊपर उठाता है और किसी तरीके से अपने पिता को नीचे उतारता है। और अपने पिता को नीचे उतारने के बाद में अपने पिता से सिर्फ एक सवाल करता है, कहता है कि पिताजी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या दिक्कत है जो तुम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए आज इस कदर इतना बड़ा फैसला मेरे पीछे लेने जा रहे थे। अब जैसे ही ये बेटा अपने पिता से इस तरीके के सवाल करता है तो जो पिता था जिसकी उम्र 62 साल हो चुकी है, जिसने अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी इस तरीके का कदम नहीं उठाया, इस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें एक तरीके से डबडबाने लगती हैं और ये अपने बेटा से कहता है कि बेटा दरअसल मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मेरी जो इज़्ज़त थी ये पूरे समाज में बस अब ख़त्म ही होने वाली है और उसके पास मौत से अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब जैसे ही इस तरीके की बातें अपने बेटे से कहता है तो बेटा कहता है कि पापा बहकी बहकी बातें ना कीजिए, बल्कि मुझे बताइए क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे ही बेटा ये हवाला देता है कि वह उसके साथ है तो जो बाप था अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक आंटी आती थी जिस आंटी का नाम रूमा था और उसको मैंने कुछ पैसे दिए थे।
तो जो बेटा था ये बताता है, हाँ पापा मुझे याद है तुमने उस आंटी को लगभग 4.5 लाख रुपए दिए थे और उसके बदले में उसने अपनी ज़मीन के कुछ कागजात भी हमारे पास रखे थे, यानी उधार के तौर पे वो पैसे दिए थे। तो क्या हुआ, वो पैसे नहीं मिल रहे, इस वजह से तो अपनी जान दोगे। तो जो पिता था ये बताता है, दरअसल वो जो आंटी थी वो अब कुछ ऐसी हो गई है, पहले उसने मेरे साथ में ऐसा काम किया, अब जिसके एवज में वो 4.5 लाख रुपए देने की बजाय मुझसे 10 लाख रुपए की और डिमांड कर रही है। और 10 लाख रुपए की डिमांड करने के बाद में वो मुझसे कह रही है कि अगर मुझे 10 लाख रुपए देते हो तो ठीक है, अन्यथा जो तुम्हारे कुछ एविडेंस मेरे पास में है मैं ये जाके पुलिस को दूंगी और उसके बाद में तुम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब जैसे ही ये पिता अपने बेटे से इस तरीके की बातें कहता है तो जो बेटा था ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए, क्लियरली बताइए। तो जो बाप था ये अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाता है सिलसिलेवार तरीके से। उसके बाद जो बेटा था दीप, ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरे साथ तुम बस पुलिस थाने चलिए, इससे पहले वो लोग पुलिस थाने पहुंच जाएं, हम लोगों को पुलिस थाने चलना चाहिए। अब जो बाप था ये अपने बेटे के ऊपर भरोसा करता है और उसके बाद में अपने बेटे दीप के साथ में वहीं पर पुलिस थाने पहुँचता है। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी साहब को सब कुछ सच सच बता दो। और जो वहाँ पर थानेदार होते हैं वो भी कहते हैं कि अंकल जी जो भी तुम्हारे साथ हुआ है और जो भी चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल क्लियर बताइए, कुछ छुपाइएगा नहीं। और उसके बाद में जो अंकल था, जो दीप का पिता था जिसकी उम्र 62 साल, जब ये पूरी कहानी बताना शुरू करता है तो वहाँ पर जो बेटा था साथ में साथ जो दरोगा जी थे और उसके बाद में जो कुछ अन्य पुलिस अफसर भी वहाँ पर मौजूद थे, तो ये जो कहानी बता रहा था तो सब के सब इस कहानी को सुनने के बाद में सबके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और हर कोई वहाँ पर यही सोच रहा था कि आखिर इस तरीके का कैसे हो सकता है। दरअसल ये अंकल जो थे ये पुलिस को बताते हैं कि 6 महीने पहले रूमा, जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी और वो दर बदर भटक रही थी, लेकिन उसी समय मेरी मुलाकात रूमा से होती है। तो रूमा मुझे अपनी परेशानी बताती है। अब ये जो अंकल था इसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, पास में कुछ पैसे भी थे। तो अंकल जो थे वो रूमा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूमा की मदद करने के लिए तैयार तो होते हैं, कहते हैं मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी गारंटी के तौर पे क्या चीज़ तुम मुझे दोगी जिससे मैं ये सोच सकूं कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दोगी। तो जो रूमा थी ये उस अंकल से कहती है, यानी जो दीप के फादर थे उनसे कहती है कि मेरे पास मेरी ज़मीन के कुछ कागजात पड़े हुए हैं, तुम चाहो तो गारंटी के तौर पर उन कागजात को रख लो और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा और मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो पैसे तुम्हें वापस कर दोगे। अब उसके बाद में वो ज़मीन के कागजात रखने के बाद में जो दीप के फादर थे ये लगभग 4.5 लाख रुपए उस महिला को दे देते हैं। वो महिला अपने पैसे लेकर जाती है, उसके बाद में उसका जो काम था वो काम उसका निकल जाता है। उसके बाद वो दीप के फादर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करती है और शुक्रिया अदा करने के बहाने वो कई बार दीप के फादर के घर पे आती थी। अब दोस्तों जब वो दीप के फादर के घर पे आती थी तो कई बार ऐसा भी होता था कि घर पे कोई नहीं होता था। एक बार वो जो महिला रूमा थी जब वो दीप के फादर के पास आती है उनसे बातचीत करने के बहाने, इसी बीच में जो दीप का घर था उस घर पे कोई नहीं होता है, बस दीप के फादर अकेले होते हैं। तो ये जो महिला थी दीप के फादर से कहती है कि दरअसल तुमने उसकी मदद की है, इसलिए ये महिला रूमा जिसका नाम, ये कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ और तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये जो अंकल था ये कुछ समझ नहीं पाता है। इतने में ये जो महिला थी रूमा ये अंकल को एक गिलास पानी और एक टैबलेट देती है। अब जैसे ही वो अंकल जो दीप के फादर थे वो जैसे ही उस टैबलेट को खाते हैं उनके अंदर भी काम उत्तेजना जाग उठती है और उसके बाद में ये जो महिला थी ये अपने कपड़े उतारती है और उसके बाद में ये जो दीप के फादर थे और ये जो महिला थी रूमा, ये दोनों एक दूसरे से मर्जी के साथ में फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं वो जो महिला थी वो अपने कपड़े पहनती है, उसके बाद में अपने घर वापस चली जाती है। अब जो दीप के फादर थे इनको जब होश आता है कि उन्होंने क्या कर दिया तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से चिंतित होते हैं कि किस तरीके का पाप उनसे हो गया, यानी उनके साथ में जो चीज़ें हुई एक तरीके से अनजाने में हुई और इन सारी चीज़ों से वो जानते नहीं थे कि उनके साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में जो थोड़ा सा समय गुजरता है उसके बाद में जो दीप के फादर थे उनके मोबाइल की रिंग बजती है और जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने से एक व्यक्ति बोलता है। अब सामने से जो व्यक्ति फ़ोन करता है ये अपना नाम राजू बताता है और दीप के फादर से कहता है कि तुमने जो किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब जैसे ही कॉल पर इस तरीके की बात दीप के फादर सुनते हैं, अब इनकी उम्र तो 62 साल है, एकदम से डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि इज़्ज़त का मामला। एक आम इंसान अगर पूरी ज़िंदगी में कुछ कमाता है तो वो इज़्ज़त कमाता है। इस तरीके से अगर इज़्ज़त दांव पे लग जाए तो चिंता होना और चिंतित होना
स्वाभाविक है। अब इसलिए दीप के फादर कहते हैं कि दरअसल उन्होंने कोई गलती ऐसी नहीं की है कि जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। तो सामने से वो जो राजू था ये कहता है कि तुमने रूमा के साथ में रेप किया है। अब जैसे ही रेप की बात आती है तो ये जो दीप के फादर थे ये सटपटा जाते हैं। ये कहते हैं कि दरअसल मैंने कोई रेप नहीं किया है, बल्कि जो मैंने किया था उसमें मेरी भी उतनी ही मर्जी थी जितनी रूमा की मर्जी थी। यानी हम दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ था तो वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, रेप जैसा तो कुछ है नहीं। उसके बाद में वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि हम पुलिस थाने जा रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। अब दोस्तों जैसे ही FIR की बात ये दीप के फादर सुनते हैं ये एकदम से चौंक जाते हैं। ये उस महिला रूमा और उसका जो सहयोगी था राजू, इन दोनों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों के सर पर एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का भूत सवार था। वो कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें हमारी जो ज़मीन के कागजात हैं वो और 10 लाख रुपए इसकी एवज़ में अता करने होंगे। अब जैसे ही ये बात ये दीप का फादर सुनता है तो ये खामोशी से वो जो उसकी ज़मीन के कागज़ थे वो लौटाता है। उसके बाद में 10 लाख रुपए इकट्ठा करने का इंतज़ाम शुरू कर देता है। अब 10 लाख रुपए इकट्ठा करना कोई मामूली बात तो थी नहीं। 10 लाख एक मिडिल फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अब इसलिए जब ये 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में असमर्थ होते हैं तो इसी 6 दिसंबर साल 2023 को ये फैसला करते हैं कि ये अपनी जीवन की लीला ही समाप्त कर लेंगे। और उसके बाद में ये फांसी के फंदे पर लटकने जा ही रहे होते हैं कि उसी समय इनका जो बेटा दीप था ये आ जाता है। अब दीप अपने फादर को बचाता है और बचाने के बाद में उन्हें पुलिस थाने लेके जाता है और जो पुलिस वाले थे उनके जहन में ये बात डालता है कि उसके पिता के साथ में किस किस तरीके का हुआ है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब इस तरीके का मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले एकदम से सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो था ये मामला ऐसा नहीं था कि ये अपने आप में इकलौता मामला हो। पुलिस के सामने इस तरीके के लाखों केस आ चुके हैं जिसमें हनी ट्रैप में फंसकर या फिर ब्लैकमेलिंग में पहले कोई व्यक्ति मदद करता है और मदद करने के बाद में जब वो पैसे वापस मांगता है तो उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके बदले कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां जो है वो मौत के हवाले कर दी हैं। बहरहाल दोस्तों पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर इन दोनों से पूछताछ करती है कि जो दीप के फादर हैं ये पहला शिकार है, इससे पहले भी इन्होंने कई सारे लोगों का शिकार किया है। बहरहाल दोस्तों ये कहानी ऐसी कहानी थी जिससे बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। ये कहानी ऐसी है कि किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ में फिजिकल या फिर एक तरीके से उससे कॉल में बात करना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा घातक भी साबित हो सकती है, लेकिन अगर ये चीज़ें हों तो सबसे पहले इंसान को पुलिस का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे AS 617 हैं, ये लिखते हैं हवस के चक्कर में आज तक कितने लोग अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं और अवैध संबंध बनाते हैं, जुर्म करते हैं और सोचते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन शीतल जैसी औरतें जिनकी असली जगह जो है वो जेल है। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं स्टोरी अच्छी है सर, धन्यवाद। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, ये लिखते हैं सर नमस्कार, आज वाली जो कहानी थी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये देव मेहरा जी का है, लिखते हैं गुड जॉब। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, ब्यूटीफुल वॉइस। तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फुरकान मलिक हैं, लिखते हैं हेलो सर जी, हम लोग आपकी वीडियोस कुवैत में देखते हैं। तो फुरकान मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राजेश कुमार हैं, लिखते हैं सज़ा के लिए तो लायक बनता है, डॉक्टर दिनेश कुमार गया बिहार। तो डॉक्टर दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है लिखते हैं भाईजान से रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी कहानी सुना करता हूं और मेरा नाम दीपक सरकार है, कटिहार बिहार से, थैंक फॉर यू इन एडवांस। तो दीपक सरकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं और डेली प्यार सा एक कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं जैसा करनी वैसा भरनी, गुड नाइट सर, और इनका नाम है रणधीर यादव। तो रणधीर यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रणधीर यादव अगला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं ऐसा करने वाले को अगर फांसी भी मिल जाए तो ये जो क्राइम है ये 90% तक रुक जाएगा। मैं मुंबई से कहानी देखता हूं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, हमारे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से आपकी कहानी सुनते हैं, दोनों पति पत्नी सुनते हैं, तो बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आज़ाद शेख हैं, लिखते हैं सर ऐसी महिलाओं को मेरी तरफ से अपील है कि अगर किसी महिला को किसी अपने पति में दिलचस्पी नहीं है तो वो उससे तलाक ले ले, अन्यथा उसकी जान ना ले। तो आज़ाद शेख जी आपने बहुत अच्छी बात कही। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये यूज़र करके है, लिखते हैं हाय भाई कैसे हो, मैं ओमान से आपकी कहानी सुनता हूँ, रानू नाम है, मैं इंडिया 1 महीने के बाद आऊँगा। तो भाई इंडिया ज़रूर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल के बाद आने की जो खुशी होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दुबई, ओमान जैसे
कंट्रियों में दी हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं, ढालीवाल नाम है इनका, और ये लिखते हैं ओके वेरी नाइस, आई एम रघुवीर सिंह टेलर मास्टर, विलेज रायपुर, मनसा पंजाब। तो ये रायपुर विलेज मनसा पंजाब से हमारी कहानी सुनते हैं। इनका नाम है रघुवीर सिंह। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं, मैं सूरत से हूँ, फिलहाल आपका कोई दूसरा चैनल भी है क्या? जी भाई मेरा दूसरा चैनल है, शाबियस मलिक नाम से, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में विकी कालिया जी अपना कमेंट्स करते हैं। विकी कालिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं मैं मेन स्टोरी सुनाया करें और फालतू का टाइम बर्बाद मत किया करो सर। तो भाई मैंने आपको बताया शुरू में कि जो लास्ट में जो कमेंट्स होते हैं आप उनको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद में गीत हैं, लिखते हैं भाई हमारे सुरेश प्रजापति मर्डर हुआ है 2007 में। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये वीरेंद्र कुशवाहा अहमदाबाद गुजरात से हमारी कहानी सुनते हैं। सो दोस्तों जो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे, आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग इस पर अपना प्यार देंगे और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।